जजमेंट मैम। क्वेश्चन वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया है। अब उस फर्स्ट पेपर में आपके सिर्फ उपवास का एक टॉपिक बचा है, कल्प का जो टॉपिक है वो आपका उपवास के बाद कवर किया जाएगा, क्योंकि कल्प और उपवास में बहुत सारी चीजें कॉमन है, सिमिलर है। तो ये फर्स्ट पेपर आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें से जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़ें। मैम एक्चुअली मैं पर्यूषण पर्व थे तो मैं क्लास नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा आप एक में बता सकते हैं कि क्या हुआ था अभी नेक्स्ट क्लास में? दो तीन क्लासेस में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, भोजन के जो 7 घटक होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। कार्बोस, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी। और जितने 7 घटक हैं बस उनके बारे में ही पढ़ा है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी कुछ क्लासेस तो आपकी पहले ही ताऊजी ने ले ली थी जो पोषण संबंधित थी, वो तो एक कोई थी है ना। तो अभी 3-4 क्लासेस में हमने सिर्फ जो है पोषण के 7 घटक पढ़े हैं, मील प्लानिंग पढ़ी है, चर्चा करी है। आय तालिका आपको बनानी है। तो मैम वो कैसे बनानी आपने मतलब समझाया होगा? समझाया था। तो एक अभी कैसा क्लास में आप समझा दीजिएगा उसमें देखेंगे। आपका रिवीजन का मेरे ख्याल से समय बचेगा तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने उसकी स्लाइड्स वगैरह शेयर करी ग्रुप में, तो आप ग्रुप में फॉलो करिए, आपको मिल जाएगा सब आगे। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है या हम आगे बढ़े? आपने जो कहा था कि अपना डाइट प्लान बना के मतलब किसी एक भी टॉपिक में शेयर करना है, तो मैंने शेयर किया था पर आपने चेक नहीं किया था। कर लो आप एक बार नीचे फिर से जय जनेन लिख के भेज दीजिएगा, हो सकता है मैसेजेस में वो नीचे चला गया हो, तो मेरे देखना। ओके मैम। और किसी ने आहार तालिका बनाने का प्रयास किया? चलिए, एक प्रश्न मेरे पास निजी तौर पे किसी ने भेजा था कि हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट है उसमें प्रोटीन हम पहले जमाने में काफी मात्रा में खाते थे, लेकिन अभी जो पिछली अपनी चर्चा हुई थी, तो ये कोर्स का पोर्शन नहीं है, बट एक चर्चा हुई थी अपनी जिसमें प्रोटीन से संबंधित हमने बात करी थी कि प्रोटीन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, या प्राकृतिक चिकित्सा में हम जो प्रोटीन कम खाने के लिए कहते हैं एक उम्र के बाद। तो देखिए, ट्रेडिशनल डाइट में बिल्कुल प्रोटीन की मात्रा हमारी ज्यादा थी, दूध, दही, मठा और इसके अलावा दालें और इस तरह की चीजें काफी मात्रा में खाई जाती रही हैं। इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लेते हैं उनको ये इस तरह के कॉम्बिनेशन मील्स जो है प्रोटीन के वो लेने होते हैं, जिससे प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। डिपेंड करती है प्रोटीन की टोटली कि आपका फिजिकल लेबर कितना है। चीजों को कंपेयर करिए कि फिजिकल लेबर कितनी थी और आपकी फिजिकल लेबर कितनी है। जो आप कार्य करते हैं,
जितना काम जितना श्रम आप करते हैं क्या उतना श्रम वो लोग करते थे, या जितना श्रम वो करते थे उतना श्रम क्या आप करते हैं? नहीं। आपको तो आजकल फैन चलाने के लिए भी रिमोट चाहिए, टीवी के लिए भी रिमोट चाहिए, है ना? उतना ना पैदल चलना पड़ता है। अगर हमें पास की 50 मीटर की दूरी में भी दोपहर की अगर दवाई हमारी ले ली कोई है। दुकान पे जाना है तो भी हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और वो लोग कितने कितने किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे। इसके अलावा कितना श्रम उनका होता था, जो खेत खलिहान में यदि काम करते थे तो उनका श्रम होता था। महिलाएं अगर घर में होती थी तो बिना मिक्सी के उनको चक्की आदि चलानी पड़ती थी, सब कुछ घर में पीसना वगैरह सब कुछ करना पड़ता था। तो उसके अनुपात में, ठीक है, आप कितना श्रम कर रहे हैं उसके अनुपात में भी भोजन किया जाता है, या भोजन के घटक जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। तो आपका भोजन उसी अनुपात में चेंज होगा जिस अनुपात में आप अब श्रम करते हैं। इसीलिए जब हमने उस दिन बात करी थी तो मैंने कहा था कि जो लोग फिजिकली एक्टिव है, जो लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस जिमिंग कर रहे हैं, या जैसे फिल्म स्टार्स है या इस तरह सेलिब्रिटीज हैं जिनको अपनी बॉडी बिल्ड करनी है या मसल बिल्डिंग करनी है या मसल टोनिंग करनी है, ऐसे लोगों को ज्यादा मात्रा में इस तरह की प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत होती है। उसी तरह जो लोग किसान हैं या जो खेतों में काम करते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा की तुलना में ज्यादा चाहिए होगी। तो हमारा डाइट जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि जब हमने मील प्लानिंग या आहार नियोजन की बात करी थी तो हमने ये कहा था कि व्यक्ति की उम्र क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसका शारीरिक श्रम कितना है, ठीक है, उसकी कोई स्पेशल नीड्स या स्पेशल कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, या कोई अन्य रोग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें उसकी मील प्लानिंग करनी होती है ना? फिर वो महिला है या पुरुष है उसके आधार पर भी हमें फर्क करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आहार नियोजन में मददगार होते हैं। तो आहार नियोजन जब हम करते हैं तो किसका आहार नियोजन कर रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान रखते हुए ही आहार नियोजन होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा कि प्रोटीन्स का जो कंफ्यूजन रहता है हमें, तो प्रोटीन्स आप भरपूर मात्रा में खाइए, लेकिन फिर भरपूर भरपूर मात्रा में फिर श्रम भी करिए। अब वो श्रम आप किस तरह का करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन आपका श्रमशील जीवन होना चाहिए यदि आप अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं। जी बोलिए शीतल जी। राम राम। जय श्री जी मैं पहले जब ये अलग चीज है। दूसरी बात उसमें ये भी डिपेंड करता है कि उसके तत्व क्या है, क्योंकि हर चीज नहीं है उसके तत्व क्या है। जैसे हम अगर प्याज की बात करते हैं तो इट्स सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल, है ना? अल्टीमेटली तो लेकिन इसकी वजन करें तो इसलिए कोई इंग्रेडिएंट नेचर होता है। वर्जित जब किया जाता है, वर्जित करने के उसके रीजन अलग होते हैं। तो होते हैं आपके जो आपके जो डाइट डिसाइडेड है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अनम्यूट करके बोलिए शीतल जी। वैसे भी मेडिसिन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। People religious issues with their can have it. जी जी बिल्कुल, किसको
सकते हैं उसमें या तो प्रेगनेंसी की या किसी मजदूर की या किसान की या 10 से 15 साल के छोटे बच्चे की ये सबसे बैलेंस है एग्जाम में नॉर्मली कोचिंग आती है जो ऑफलाइन दे रहा है ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है ऑफलाइन जो दे रहे हैं ये स्पेसिफिकेशन के साथ रिलेटेड कोचिंग कर सकती है या आगे तो इसमें भी बना सकते हैं और आप आगे उसकी बनाना चाहे तो खुद के भी बना सकते हैं कंडीशंस की भी तरफ से ये कंप्लीटली क्योंकि दिस इज कंप्लीटली एग्जाम बेस्ड है ना ये तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको परफेक्शन आएगा अपनी geographical condition अपनी geographical situation के हिसाब से इससे संबंधित मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन का पोर्शन हमारा बिल्कुल कंप्लीट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और प्लास्टिक है ना उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जल चिकित्सा जल चिकित्सा सेकंड पेपर जल चिकित्सा सेकंड पेपर में आपके जल चिकित्सा आता है मानस चिकित्सा आता है ठीक चिकित्सा या जल चिकित्सा आता है तो उसके अंदर जल चिकित्सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसका बेसिक्स पढ़ेंगे एज इसके अपनी विशेष नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी पहले सिर्फ उसकी आउटलाइन पढ़ेंगे अभी एक आउटलाइन पढ़ेंगे इसलिए कि आपको पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ये एग्जाम में नहीं आएगा तो बैठ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं उसकी समझने की कोशिश करिए ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको जल चिकित्सा की बेसिक नॉलेज मिल जाए पहले कि फिर जो आप क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है एग्जाम में जो क्वेश्चन जल चिकित्सा के होते हैं नॉर्मली या तो उसकी हिस्ट्री रिलेटेड आते हैं कि चिकित्सा में क्या योगदान है जल चिकित्सा किसने किया है ये वाली चिकित्सा किसने आविष्कार किया है इस तरह के दूसरी चीज आपको बताती है एनीमिया के बारे में नोट्स लिखिए या कटी स्नान है उसके प्रकार के बारे में लिखिए लिखिए स्नान और उसकी सावधानियों के बारे में लिखिए तो बेसिकली जो थेरेप्यूटिक पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफलाइन दे रहे हैं उनके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चीज इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे कि जल चिकित्सा बेसिकली किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा ये कोई एग्जाम में आने वाली चीजें नहीं है इसलिए इसको सिर्फ समझिए इसको करने की इसकी दिक्कत नहीं तो इसको समझने का प्रयास करिएगा देखो कॉपी एंड रटने की कोशिश मत करिए तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम मत रखिएगा अंडरस्टैंडिंग वाला पेज अपना दिमाग की खिड़की अंडरस्टैंडिंग वाली खोल दीजिए कॉपी पेस्ट वाली बंद कर दीजिए तो आपको इजी हो जाएगा समझना चलिए पहले आप लोगों से पूछते हैं तो चिकित्सा हिस्ट्री पढ़ेगी तो होगा क्या तो जल चिकित्सा रेडियोथेरेपी की नाम की बुक किसने लिखी है
कुछ हिस्ट्री हमने कहीं नोट करी हुई थी तो वो रिवाइज हो गई। ठीक है, इनको शुरू करते हैं। समझने का प्रयोग करिएगा, नोट करें ना करें कोई मैटर नहीं करता आज की क्लास। शरीर को सक्रिय करने के लिए उसमें से भी लेकिन इसकी इसकी ट्रीटमेंट है, जैसे कई सारे रिलैक्स है, लोकल रिलैक्स है, फुल बॉडी रिलैक्स है, लपेटे वगैरह है। इस तरह के कई प्रकार के तरीके पीने का प्रयोग करते हैं। कुछ बड़ी इंग्लिश ऐसी भी चीजों में प्रयोग होता है इसका। की बीमारी को ठीक करने में जब चिकित्सा का प्रयोग होता है चिकित्सा भी अपने जीवन में समझते हैं और जैसे स्नान भी करते हुए गर्म पानी का या ठंडे पानी का प्रयोग करना, इसके अलावा शंकर बना लेना, ये भी या जिनके घर में उसमें ट्रीटमेंट लेना, इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है। उस तरह से भी उपचार लेना, इस तरह के कई सारे प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करने का करते हैं। पिछली प्रोसेस का है जिसके उसकी बनने के लिए उसको चिकित्सा में उस तरह से बनेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स के सामने जिसकी बेसिस पे रेगुलेटरी की जाती है। ठीक, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसकी प्रक्रिया के रेगुलेटरी या चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। तो ये फोर प्रिंसिपल्स के बेसिक प्रिंसिपल चीज का एप्लीकेशन आसानी से कर पाते हैं। इसको यूज कर पाएंगे।
रखिए, डाल के रखिए। चिकित्सा की दृष्टि से डिफरेंस आपके शारीरिक के तापमान में आपकी बॉडी के डिफरेंस दिखाई देंगे, क्योंकि आपके शरीर का तापमान जो है हम जानते हैं कि एक स्थिर तापमान है, लेकिन ये जब उतना हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। डिफरेंस पेशियों को हड्डी को प्रभावित करता करेंगे तो ईबीजी एक आपकी बॉडी
चीज को क्या और कितनी कितनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ साथ मैकेनिकल फैक्ट में कितना प्रेशर ऑफ वाटर में उसमें भी ये निर्धारित होता है कि कितना इफेक्ट आपकी बॉडी पे वो करेगा किसी की जरूरत है या किसी या आपकी बॉडी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं आपके शरीर में होता है जिसकी वजह से टेंशन होती है आपकी बॉडी के फंक्शंस आपकी एनर्जी करते हैं वो उसी एक ही होती है उसके लिए होते हैं एजुकेटिंग साइकिल्स के जब हम इसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन होता है जो कि हमारे शरीर आपके शरीर के तापमान के बराबर उसका भी हम प्रयोग करते हैं ये जनरल ये है कि जितना गर्म होगा आपके शरीर को रिलैक्स करेगा और जितना ही ठंडा होता है वो आपके शरीर को है उस ठीक करेगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो कुछ नहीं है
जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फाइनली इन्फ्लेमेशन बॉडी हो जाती है, तो उसमें 2 दिन गर्म पानी पी लो। लेकिन जैसे अपने रोज यूज करके वहां से की बात हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पर। आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो चीजें इसमें की उसके होते हैं ठंडे जल के प्रयोग होते हैं, उसके अनेक होते हैं। इसमें तो एक बार आपने ये प्रश्न आ चुका है कि ठंडे जल का शरीर पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रयोग क्या है। ये क्वेश्चन आपका एक साल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इसका जवाब आपके प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में पेज नंबर 246 पे दिया हुआ है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ठंडा जल जो है, जब अल्पकालीन स्नान अगर हम देखते हैं ठंडे जल का, तो ये शारीरिक तापमान को बढ़ाता है। क्योंकि जैसे ही मैंने अभी कहा कि आप ठंडे पानी में जब हम हाथ डालेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी गर्म महसूस करेगी। इसीलिए जो लोग सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, उतनी ठंड नहीं महसूस। जो तेज गर्म पानी से नहाते हैं वो निकल के आते हैं, नहा के जब हटते हैं वो बहुत ज्यादा शिवरिंग या ठंड महसूस होती है। क्यों? क्योंकि गर्म जल का जब प्रयोग करा जाता है उसका रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने कहा एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका रिएक्शन होता है बॉडी को ठंड ज्यादा महसूस होती है। तो ठंडे जल का अल्पकालीन स्नान शारीरिक तापमान को बढ़ाता है, त्वचा की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, रक्तचाप को इमीडिएटली, जो ठंडा पानी अगर थोड़े समय के लिए प्रयोग होता है तो रक्तचाप को बढ़ाता है, स्नायु संस्थान को उत्तेजित करता है। इसीलिए मैंने कहा सिंपैथेटिक जो आपका नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, हृदय की गति को धीमा और मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, सतह के रक्त कोशों को फैला देता है। ये सारे काम जो है वो आपका शॉर्ट टर्म कोल्ड एप्लीकेशन करता है। और ज्यादातर जितने नेचुरोपैथ्स हैं जो पुराने रहे हैं, उन्होंने इसकी काफी इसको प्रमोट भी किया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। अधिक समय तक जब हम स्नान करते हैं ठंडे जल से, वो शरीर के तापमान को ये घटा देता है, त्वचा की क्रियाशीलता को घटा देता है, रक्तचाप को घटा देता है और हृदय गति को कमजोर कर देता है, मांसपेशियों को संकुचित कर देता है। तो इस तरह से दीर्घकालीन प्रयोग जो है वो पोषण शक्ति को भी कम प्रभावित करता है, श्वास क्रिया को भी धीमा कर देता है। तो इस तरह की जो है उसका रिएक्शन जो है लॉन्ग टर्म पे जो है वो शरीर को एकदम डल करने का है, लेकिन शॉर्ट एप्लीकेशन ऑन कोल्ड वाटर जो है वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और टोनिंग की तरह आपकी बॉडी के लिए टोनर की तरह वो काम करता है। तो इसलिए अवधि भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपका पानी का तापमान है। कॉन्ट्रास्ट यानी गर्म और ठंडा दोनों ही पानी का जब हम एक साथ उपचार देते हैं तो ये हमारे
खासकर जितने ग्रंथियां हैं उनको प्रभावित करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको प्रभावित करता है, शरीर में जहाँ भी कंजेशन है उसको घटाता है, हमारी इंफ्लेमेशन या सूजन जो है उसको घटाता है, लोकल एडिमा को भी घटाता है और इंडिविजुअल ऑर्गन के फंक्शंस को भी ये इम्प्रूव करता है। जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है, डिपेंडिंग हम कहाँ पे दे रहे हैं, कितनी देर का दे रहे हैं, उसके आधार पर इसका फर्क हमें पता चलता है। तो ये है कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट, आइस एंड ये आइस एंड कॉन्ट्रास्ट को भी हमने बात करी कि 24 से 36 घंटे के बीच में हम ट्रॉमा रिलीफ के लिए आइस का प्रयोग करते हैं 15-20 मिनट से घंटे भर के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो है सूजन ना आए और इसके अलावा वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ पे पहुँच सके, वेस्ट प्रोडक्ट सके, कॉटन सॉरी वहाँ पे मतलब बेसिकली वैसो कंस्ट्रक्शन रहे और सूजन ना है। इसके बाद जो है 24 से 36 घंटे के बाद हम कॉटन फूल्ड कंप्रेसेस जो है उस जगह पे करते हैं प्रयोग, जिससे कि वाइटल न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए और वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां से एलिमिनेट हो पाए। इस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं कोल्ड और हॉट का ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हमने वाटर प्रेशर्स की बात कर ली कि अलग अलग जब प्रेशर में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसका मैकेनिकल इफेक्ट होता है जो हमारी नर्व और ब्लड सप्लाई को उसमें अंतर डालता है। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं जो फ्रिक्शन लिखा है तो ड्राई और वेट फ्रिक्शन है, प्लस जो शावर्स हैं जैसे स्टैंडर्ड शावर, हैंड शावर, मिट्टी शावर, स्विच शावर, स्कॉच ब्राइट शावर, इस तरह के जो शावर्स होते हैं ये बेसिकली मैकेनिकल प्रेशर ऑफ वाटर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, जिससे कि ये टेक्निक्स ऐसी होती है जिससे हम मैकेनिकल यूज ऑफ वाटर यानी जो प्रेशर वाटर प्रेशर का इस्तेमाल करके हम शरीर पर जल का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पैक्स जैसे मैंने बताया था कि वाटर कूल्ड पैक्स हम यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट पैक्स यूज कर सकते हैं, केबल हॉट केबल कोल्ड पैक्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की बात हम यूज करते हैं, जैसे फुल इमर्शन बात यानी उल्टा बात है, स्टीम है, सोना है, वर्लपूल है, पार्शियल बात है, फुट बात है, सिक्स बात है, हिप बात है, इस तरह के डिफरेंट बाथ्स को हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्शन हम यूज करते हैं, ड्राई और वेट फ्रिक्शन यूज करते हैं, रैप्स भी हमने बात करी कि लोकल रैप्स भी हम यूज करते हैं और लोकल रैप्स भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम पूरे बॉडी के रैप्स भी यूज करते हैं, जिसमें हॉट रैप्स हो सकते हैं, कोल्ड रैप्स हो सकते हैं, न्यूट्रल रैप्स हो सकते हैं या हर्बल रैप्स भी यूज हो सकते हैं। या पीछे फ्रिक्शन क्या था, ड्राई वेट फ्रिक्शन का क्या मीन्स है? ड्राई वेट फ्रिक्शन होता है, ड्राई फ्रिक्शन किया जाता है, सूखा वेट वेट फ्रिक्शन बात होती है जिसके अंदर हम पानी में भीगा हुआ टॉवल जो है से फ्रिक्शन कर सकते हैं या पानी के अंदर हम फ्रिक्शन करते हैं कुछ केसेस में। रगड़ना, फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ना, शरीर को रगड़ना, घर्षण करना या रगड़ना। एक तो ये ड्राई फ्रिक्शन के रूप में भी यूज हो सकता है जो कि किसी उपचार से पहले उस उपचार की प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है, या वेट फ्रिक्शन होता है जो कि टब के अंदर या अलग से वेट फ्रिक्शन मसाजेस या बाथ्स होती हैं जो पेशेंट को दी जाती है स्पेसिफिक डिजीज। ठीक, बाथ्स एंड शावर्स जैसे हम बात कर चुके हैं कि ये होते हैं मेंटली फिजिकली रिलैक्सिंग होते हैं और आपके एड्स और पेन्स को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, बॉडी के कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए होते हैं। वाटर टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, उसके अपने अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं और जितनी देर हम यूज करते हैं उस हिसाब से उसका असर पड़ता है। हॉट बाथ रिलैक्सिंग होती है जबकि कोल्ड बाथ जो है वो मसल्स को टोनिंग प्रोवाइड करती है और इन्फ्लेमेशन को दूर करने में। तो इतनी कहानी हमारी आज की है कि हाइड्रोथेरेपी के बेसिक की हमने आज बात करी।
अब कल हाइड्रोथेरेपी की मोडालिटीज की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी। इसमें आप चाहे तो जैव चिकित्सा वाले जो पोर्शन है और अग्नि चिकित्सा वाला जो पोर्शन है, तो थोड़ा सा आप पढ़